हेलो फ्रेंड्स, टू माई चैनल है प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स बुक। आज हम पढ़ेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। दोनों के पावर्स क्या होते हैं और दोनों के फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होते हैं, वो सब आज पढ़ने वाले हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा कंप्राइज करती हैं। दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटिंग सेंटर्स होते हैं, लेकिन पावर्स में दोनों पार्टनर्स होते हैं और फंक्शंस में भी दोनों पार्टनर्स होते हैं और इक्वल पावर्स एंजॉय करते हैं हर एक स्टेटस के स्फीयर में, एक्सेप्ट फाइनेंशियल मैटर। मतलब जो पैसे की बात है, इकोनॉमिक स्टेटस है उसके अलग, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके, ये दोनों फैक्टर्स के एक्सेप्ट सारी चीज़ें इक्वल होती हैं दोनों में। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो एक्सक्लूसिवली हाई होती है डोमेन इन लोकसभा। लोकसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्यसभा के कंपैरेटिवली ज़्यादा ऊपर होती है। राज्यसभा की इक्वल पावर्स होती है लोकसभा के सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो होते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रिमूवल ऑफ जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर एक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, प्रोक्लेमेशन, इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, फेलियर का, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, हर एक चीज़ें स्टेट राज्यसभा के साथ भी शेयर की जाती है, दोनों हाउसेस का साथ शेयर की जाती है। लेकिन दिस एग्रीमेंट हुआ दो हाउसेस में, जॉइंट सिटिंग हुई दो हाउसेस में, जहां मैटर मेजॉरिटी वोट के हिसाब से डिसाइड किया जा रहा है, वो भी राज्यसभा के साथ स्टेट की जाती है। लेजिस्लेटिव पावर, सारे बिल मनी बिल के जो अलग होते हैं वो दोनों हाउस में होते हैं। नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस एग्रीड बाय बोथ हाउस। मतलब जब तक दोनों हाउस जो है एग्री नहीं करेंगे उस बिल के लिए, वो बिल मनी बिल नहीं बन सकता है, वो आगे एग्री नहीं हो सकता है। अगर एक एग्री का भी डिसएग्रीमेंट आ गया तो वो बिल दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, जॉइंट मीटिंग होती है कि बिल में क्या खराबी है, फिर से बिल को रीचेक किया जाता है। जब तक दोनों बिल से नहीं आता एग्रीमेंट तब तक बिल पास नहीं होता है। तो जो पार्लियामेंट है कॉम्पीट करती है लॉ बनाने में, किस हिसाब से, मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के हिसाब से कॉम्पिटेंट रहता है। मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट एक पार्लियामेंट के एक्सक्लूसिव पावर है जहाँ पे लॉ बनता है ऐसे सब्जेक्ट पे जो यूनियन लिस्ट में इंक्लूडिंग है, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर, इन सब सब्जेक्ट पे यूनियन लिस्ट में बिल बनता है। नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ रहती है और पार्लियामेंट वहाँ पे लॉ बना सकते हैं ऐसे सब्जेक्ट पे जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, अडॉप्टेशन, सक्सेशन, ट्रेड यूनियन, ऐसे कौन सब्जेक्ट पे कॉन्करेंट लिस्ट बनता है। इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एनी लॉ इन द लिस्ट यूनियन लॉ विल प्रिवेल। मतलब इसमें से कोई एक भी रहेगा तो लॉ प्रिवेल हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। रेसिडियरी पावर, जो पार्लियामेंट का रेसिडियरी पावर जब पजेस करता है तब वो लॉ बना सकता है एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट पे, जैसे जो तीनों लिस्ट में, मतलब स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे मेंशन ना हो। अगर ये तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है तो वो रेसिडियरी पावर है, उस पावर पे अलग से लॉ बनाएगा, डिफरेंट एकदम। और नेक्स्ट आता है मैटर्स एंड स्टेट लिस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट कंप्राइज करता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, पुलिस एक्सेट्रा सब्जेक्ट, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेट ये सब्जेक्ट पे स्टेट लिस्ट बनाती हैं। कब? जब इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन होती है, जब राज्यसभा अपने रेजोल्यूशन पास करते हैं और 2/3 मेजॉरिटी उसमें रहती है नेशनल इंपॉर्टेंस के साथ, जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स अपना ओपिनियन पार्लियामेंट के साथ लेजिस्लेट करते हैं जहाँ पे स्टेट लिस्ट को सब्जेक्ट दिया रहता है, और जब पार्लियामेंट एक्ट बनाती है लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है बाकी स्टेट के हिसाब से, ये होता है मैटर्स एंड स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे क्या मैटर्स बनते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट एम्पावर करती है, प्रोक्यूमुलेट करके प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में इसका सेशन नहीं होता है। सारे ऑर्डिनेंस भी दोनों हाउसेस के सामने अप्रूवल के लिए डाले जाते हैं। कोई भी ऑर्डिनेंस सीज कर दिया जाता है अगर वो 6 वीक तक ऑपरेट नहीं हो रहा है या पार्लियामेंट में उसकी रीअसेंबली नहीं हुई है, जब तक दोनों हाउस की तरफ से अप्रूव नहीं हुआ है। पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है स्टेट लिस्ट की इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, उस समय जो इमरजेंसी पीरियड रहता है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर बन जाता है और स्टेट कंसर्न करता है, अज्यूम्स करता है कि सारे पावर्स, फाइनेंशियल पावर, स्टेट बजट, सारे उसके पास है। जब इमरजेंसी का पीरियड आता है तब स्टेट मतलब राज्यसभा के पास भी सारे पावर्स दे दिए जाते हैं।
नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर लोकसभा के पास रहती है और राज्यसभा के पास बस रिकमेंडेशंस के लिए भेजी जाती है। लोकसभा में मनी बिल बनता है और मनी बिल जब बनने के बाद पास होता है लोकसभा के बाद, और लोकसभा सेंड करती है राज्यसभा को उसके रिकमेंडेशन के लिए। 14 डेज के अंदर उसका रिकमेंडेशन होता है। फिर फाइनेंशियल मैटर को ध्यान में रखते हुए कुछ एडवाइजरी रूल राज्यसभा बताता है, उसको फॉलो करना होता है। पहला है बजट। जो पार्लियामेंट पास कर रहा है यूनियन बजट, उसमें एस्टीमेट रिसिप्ट होने चाहिए, एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर है वो होना चाहिए। रेलवे बजट जब इंटीग्रेट किया जाता था यूनियन बजट में 2017-18 में, ये एग्जाम्पल है, रेलवे बजट इंटीग्रेट किया गया था यूनियन बजट में से 2017-18 में। मतलब जो यूनियन बजट था, जो पहले अपना पूरा बजट रहता है, उसमें से रेलवे के लिए कुछ बजट निकाला गया था 2017-18 में। रेलवे के लिए बजट कम पड़ रहा था। बजट हम क्यों बनाते हैं? आगे के साल के लिए। अब अगर 2001 चल रहा है अभी, तो हम 2002 के लिए बजट बनाएंगे, 3 चल रहा है तो 4 के लिए बजट बनाएंगे, ऐसे आगे के लिए हम बजट बनाते हैं। तो जब हम आगे के लिए बजट बना रहे थे उस समय रेलवे के लिए बजट कम पड़ रहा था, तो यूनियन बजट मतलब जो सेविंग्स होती है उसमें से कुछ पैसे लिए गए थे। कब? 2017 और 18 में। सप्लीमेंट्री ग्रांट, जो अमाउंट अथोराइज किया गया है फाइनेंशियल ईयर के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ फ्रेश डिमांड बनाते हैं, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट बोलते हैं। कुछ अलग से जो रहते हैं सेविंग्स हम बोलते हैं, अलग से गवर्नमेंट की अपनी सेविंग्स जो रहती है उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट बोलते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर के लिए आगे जो आने वाला है साल, उसके लिए जो बजट है वो सफिशिएंट नहीं है, तो पैसे उसमें से लिए जा सकते हैं डिमांड पर। वोट ऑन अकाउंट, जब यूनियन बजट पास नहीं होता है बिगनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल को मनी बिल एक्सिक्यूट किया जाता है और उस समय जो डिवाइस है वोट ऑन अकाउंट ही ऑथराइज किया जाता है। एक्सिक्यूटिव टू ड्रॉ फंड एंड द कंसोलिडेटेड फंड वॉज यूनियन बजट पास बाय पार्लियामेंट। जब यूनियन बजट पास नहीं हो पाता है जो न्यू फाइनेंशियल ईयर में, तब उसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, मतलब दोबारा वो जाता है रीचेक होने के लिए। नेक्स्ट आती है सैलरीज। जो सैलरी और अलाउंसेस है एमपीज़ की और मिनिस्टर्स की, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। फिर आता है परमिशन फॉर टैक्सेस। कोई भी टैक्स या मनी स्पेंड नहीं किया जाएगा बिना गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के अप्रूवल के। जब फाइनेंशियल मैटर रहेगा तो लोकसभा ज़्यादा पावर्स एंजॉय करती है राज्यसभा के अकॉर्डिंग, इसलिए जो पार्लियामेंट है लोकसभा से ज़्यादा पूछा जाएगा, अप्रूवल उनकी से ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जो मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, वो मनी बिल राज्यसभा के पास वापस भेजा जाता है रिकमेंडेशन के लिए 14 दिन के लिए। अगर लोकसभा एक्सेप्ट कर ली है या रिजेक्ट कर ली है तो भी राज्यसभा के पास रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाएगा। अगर वो रिजेक्ट की है तो भी भेजा जाएगा, एक्सेप्ट किया है तो भी भेजा जाएगा। जुडिशियल पावर, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। द पार्लियामेंट परफॉर्म सम जुडिशियल फंक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। पहला है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इट हैज़ राइट टू रिमूव प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस थ्रू द प्रोसीजर कॉल्ड इम्पीचमेंट। मतलब प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? इनडायरेक्ट वे में ऐसे इलेक्ट होता है। तो जो जुडिशियल पावर्स होते हैं उसके पास एक राइट होता है, इम्पीचमेंट के थ्रू वो प्रेसिडेंट को भी अपनी सीट पर से हटा सकते हैं। अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये ग्रेव हो रहा है, मिसकंडक्ट हो रहा है हाउस में, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं बहुत से लोग कि उनको प्रेसिडेंट पसंद नहीं आ रहे हैं, तो ये रेजोल्यूशन जब पास किया जाता है, अगर 2/3 मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप से अगेंस्ट चली गई वोटिंग ऑफ हाउस से, तो प्रेसिडेंट को गिल्ट करके इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्ट लगा के उनको हटा दिया जाता है ऑफिस से। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ जजेस। जज कैसे हटते हैं? पार्लियामेंट में जज हट पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हम जज हटा सकते हैं, हम नहीं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे रहते हैं, उनको हम रिमूवल ऑफ जजेंट, फिर से वायलेटिंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगर 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर लोग हैं तो हम उनको हटा सकते हैं। जब पनिशमेंट है, पार्लियामेंट कैन पनिश अ पर्सन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क फॉर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं तो पार्लियामेंट उन लोग को पनिश कर सकती है। इलेक्ट्रल फंक्शन, इंडियन पार्लियामेंट को बहुत फंक्शंस या इलेक्ट्रल ड्यूटीज़ अपनानी पड़ती है। उसमें से कुछ है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो स्टेट लेजिस्लेचर के साथ मिलकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करती है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, ये दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मिल के इलेक्ट कर लेते हैं अपने में ही।
लोकसभा अपना खुद का स्पीकर इलेक्ट करता है और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करता है अपने ओन मेंबर में, वाइल जो राज्यसभा है वो डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट करता है। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करता है अपने मेंबर्स में, और राज्यसभा डिप्टी स्पीकर चेयरमैन इलेक्ट करता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब दोनों पार्लियामेंट के हाउस है जो अमेंड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जो अमेंडमेंट है वो पास हो जाती है अगर हाउस की जो टोटल मेजॉरिटी है उसमें से 2/3 जो मेंबर्स है वो वोटिंग के लिए प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो बिल पास नहीं हो सकता है अमेंडमेंट का। अगर कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे अमेंडमेंट रिक्वायर होता है, अगर हाफ अप्रूवल में मिलता है तो भी भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत नेसेसरी होती है। जहाँ नेसेसरी नहीं होती है, बस ऐसे ही बिल पास करने के लिए, रेगुलरिटी के लिए बिल पास हो रहा है, वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए रहती है। लेकिन अगर बस नेसेसरी के लिए बिल पास हो रहा है तो हाफ अप्रूवल पे भी भेज दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के पास। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर एक्सिक्यूटिव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली जिसको हम बोलते हैं लोकसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मिनिस्टर अलग अलग ऑफिस के साथ मिलकर एंजॉय करते हैं बहुत सारे कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी मेंबर जो लोकसभा का है। पार्लियामेंट बहुत सारे जो एक्सरसाइज है कंट्रोल करती है, उसमें से पहला है इंटरपेलेशन, जो जैसे क्वेश्चन आवर होता है जहाँ पे अटेंशन नोटिस दी जाती है, हाफ एन आवर डिस्कशन होता है। ऐसे कुछ डिवाइस सीक इन्फॉर्मेशन रहते हैं जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी या परफॉर्मेंस के बारे में जान पाती है। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आवर। जैसे फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग बोथ हाउसेस के लिए आस्किंग और आंसरिंग क्वेश्चन के लिए अलॉट किया जाता है। पहले घंटे जब लोग बैठते हैं तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। उसके बाद जब आता है मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, जहाँ पे पब्लिक के हाईलाइट को ग्रीवियंस किया जाता है, उनकी जो ग्रीवियंस है उनको हाईलाइट किया जाता है जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक के लिए। उसके बाद वैल्यूएबल डिवाइस, इनजस्टिस और स्नैकलेस जो है गवर्नमेंट की, मतलब उसकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाके बात की जाती है कि जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट सोच रहे हैं उनको क्या आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज कंट्रोल की जाती है पार्लियामेंट की, वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर गवर्नमेंट एक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू और वो वोट हो सकता है किसी भी ऑफिस के पास वोट होने से, मतलब अगर एक ऑफिस ने वोट किया तभी वो हो सकता है, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर है उसमें नो कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि उनका पूरा जो रहेगा वो एक वोट पे डिपेंडेंट रहेगा। जो मिनिस्टर्स हैं या बाकी सारे मेंबर्स हैं, ऐसे केस में होल मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ता है। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मतलब एक वोट की वजह से जब वो हार रहे रहते हैं उस समय पूरे मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एडजॉर्नमेंट मोशन। ये एक ऐसा मोशन है जहाँ पे एम किया जाता है एक्ट या ओमिशन किया जाता है, कमीशन किया जाता है, जो भी एक्ट है मिनिस्टर्स का वो आगे बढ़ाया जाता है या बंद कर दिया जाता है कुछ ओकेजन्स पे। जैसे जब जो एक्ट है वो डेथ या सर्वेबल पर्सनस की कंजम्पशन ऑफ अनलाइसेंस लिक्वर के कारण हो रहा है, या जो मिनिस्टर है वो डेथ कर गया है या उसके पास लाइसेंस नहीं है, किसी सीनियर आईपीएस ऑफिसर को किल किया जा रहा है किसी वर्शिप के प्लेस पे, ये एक्सेट्रा ऐसे इलीगल काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे एडजॉर्नमेंट मोशन लगा सकते हैं और वहाँ पे ओमिशन या कमीशन हो सकता है मिनिस्टर का। जो अदर मोशन है वो सेंश्योर मोशन ऑफ सेंश्योर है, जो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट अलग अलग मोशन के थ्रू। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसमें इंक्लूड करते हैं सेंश्योर मोशन, जो मिनिस्टर रिजेक्शन के गवर्नमेंट बिल रहेगा। पासिंग प्राइवेट मेंबर्स बिल अगेंस्ट द विश ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो प्राइवेट बिल है वो सारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर पास हो रहा है, तो उस समय जो मोशन सेंश्योर का लगा देंगे और वो मिनिस्टर को हटा सकते हैं। मॉनेटरी कंट्रोल, ड्यूरिंग द बजट सेशन द कट मोशन में बी रिमूव्ड, जो मोशन लगा दिया जाता है उसको हटा सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी पब्लिक अकाउंट इंश्योर करता है कि जो पब्लिक मनी है उस सिर्फ पार्लियामेंट डिसीजन के हिसाब से ही स्पेंड हो। उसकी जो रिपोर्ट दी जाती है वो कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को दी जाती है। अगर इसकी अलग कुछ काम हो रहा है तो मॉनेटरी कंट्रोल के हिसाब से हम उस कमेटी को या उस मिनिस्टर को भी हटा सकते हैं। कुछ और पावर जो पार्लियामेंट एंजॉय करती है वो है पार्लियामेंट में अल्टर द नेम ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट इफ नीडेड, इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय मर्जिंग टेरिटरीज, मतलब वो अपने स्टेट का जो नाम है वो चेंज भी कर सकती है और टेरिटरीज को मिला के अपने स्टेट एक्सपांड भी कर सकती है। जिससे राजा महाराजा करते थे, लड़ाई करके स्टेट एक्सपांड करते थे, तो उससे वहाँ पे लड़ाई नहीं होगी, समझाया जाएगा एक दूसरे को, कंसेशंस होगी पीपल के बीच में और फिर अपना टेरिटरी एक्सपांड कर दिया जाएगा।
लॉ बनाएगी, कॉम्पोजिशन, जुरिस्डिक्शन, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बीच में लॉ बनाएगी, ये सब चीज़ में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सब लॉ वो बनाएगी, कुछ पावर्स है ये सब। पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करेगी, हाई कोर्ट या दो और मोर स्टेट के बीच में कॉमन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करेगी पार्लियामेंट। जो एक्सक्लूसिव पावर आती है राज्यसभा की, राज्यसभा की कुछ ऐसी पावर है जो सिर्फ राज्यसभा के पास है और किसी के पास नहीं है। उसमें से कोई ऐसी पावर है जो पार्लियामेंट के नॉट नॉर्मल टाइम में उसको राज्यसभा की ही हेल्प लेनी पड़ती है। यह आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन अंदर स्ट्रेस के अंदर है कि राज्यसभा में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाएगा 2/3 मेजॉरिटी में, जब पार्लियामेंट एम्पावर करेगा जहाँ पे लॉ बनेगा, उस समय जो स्टेट है लिस्ट है वो मैटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई भी अथॉरिटी वहाँ पे फिर नहीं आ सकती उस मैटर के अगेंस्ट बोलने। ये आर्टिकल 249 में बताया गया है। ये अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो अगर स्टेट लिस्ट में, तो कोई नहीं आएगा दोबारा बोलने, कोई लोकसभा का अथॉरिटी या कोई नहीं आएगा दोबारा बोलने अगेंस्ट में उसके। The other special power enjoyed by the Rajya Sabha is that it may declare that the creation of all India service may be made on national interest. Thereupon Parliament may create new service. जो और स्पेशल पावर एंजॉय करती है राज्यसभा वो डिक्लेयर करती है ऑल इंडिया सर्विस के अकॉर्डिंग नेशनल इंटरेस्ट पे, इसलिए पार्लियामेंट भी न्यू सर्विस क्रिएट कर सकती है। इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर और आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, द राज्यसभा बिकम्स अ सोलो डे फैक्टो एंड डे ज्यूरी पार्लियामेंट। इसका मतलब है ये अपने टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट इज दिस इज अ लिमिटेशन ऑन द लोकसभा। जब लोकसभा डिसॉल्व होती है नेशनल इमरजेंसी के बाद या पहले, उस समय जब लोकसभा को डो फैक्टो या डे ज्यूरी पार्लियामेंट कहा जाता है, उस समय जो फंक्शन है पार्लियामेंट का वो भी डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जो लिमिटेशन लोकसभा की है वो उसको कुछ नहीं होता है, वो लिमिटेशंस रहती है। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की कुछ एक्सक्लूसिव पावर होती है। लोकसभा की जो स्पेशल पावर्स है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल होती है। मतलब जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन द लोकसभा इफ द पास्ड बाय मेजॉरिटी वोट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजाइन कलेक्टिवली, द राज्यसभा हैज नो पावर्स ओवर सच मोशन एंड हैंस नो रियल पावर ओवर द एक्सिक्यूटिव। जब मोशन नो कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट जाएगा गवर्नमेंट में, उस समय लोकसभा पास की जाती है पावर। उस समय जब मेजॉरिटी वोट अगर मिल गया प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने का, तो उस समय राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि उस मोशन को वापस ले ले अपनी पावर्स के थ्रू। जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में और पास किया जाएगा राज्यसभा को 14 डेज तक डिलिबरेटेड में रहेगा। अगर डेडलॉक आया बिटवीन दो हाउसेस के बीच में, फाइनेंशियल या ऑर्डिनेंस, लोकसभा किसी भी चीज़ में अगर डेडलॉक आएगा तो उस समय लोकसभा प्रिवेल करेगा अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ के साथ और राज्यसभा को डबल स्ट्रेंथ देगा। रिलेशनशिप बिटवीन टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और डिफरेंसेस, अभी हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं और डिफरेंसेस पढ़ते हैं, दो हाउसेस के बीच में रहते हैं। जो पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन ऑफ दोनों हाउसेस नीडेड है लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है सुपीरियरिटी लोकसभा की राज्यसभा से ऊपर, तो लोकसभा रिप्रेजेंट करती है पीपल को डायरेक्टली अपने मेंबर्स इलेक्ट करके, और उसी समय राज्यसभा अपने जो मेंबर्स हैं इंडियन यूनियन में वो अपने अपने में ही इलेक्ट कर लेती हैं इनडायरेक्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। वो किसी भी कभी भी पीपल्स के अगेंस्ट जाके नहीं खड़ी होती है, क्योंकि लोकसभा अपर हैंड है और वो सारे पार्लियामेंट के मैटर को कंसर्न करती है। ये जो डिस्कशन रिलेशनशिप है, ये डिफरेंसेस अभी हमने जो पढ़ा वो रिलेशनशिप का था, अभी हम जो पढ़ेंगे वो डिफरेंसेस का था। जब डिफरेंस होता है तब वो दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। पहले आता है ऑर्डिनरी बिल और दूसरा आता है मनी बिल। इन दोनों के बीच में दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है। जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो आइदर एक हाउस में ऑरिजिनेट किया जाता है, या तो लोक में या तो राज्यसभा में। अगर एक भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउस में तो बिल को रेफर किया जाता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, मतलब दोनों हाउस एक साथ बैठ के फिर उस बिल के बारे में बात करते हैं। ऐसे केस जब होते हैं तब उस समय इक्वल फुटिंग देखी जाती है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों की पावर को इक्वल मान के चला जाता है। जबकि राज्यसभा वीकर है पोजीशन है, टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा लेस होती है लोकसभा के अकॉर्डिंग, उसकी हाफ होती है, लेकिन तो भी जॉइंट सेशन जब रखा जाता है तब लोकसभा जो स्पीकर है उसमें रखा जाता है, उसके प्रिसाइड पे रखा जाता है। फिर आता है मनी बिल।
जब मनी बिल बनता है तब राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं होती है कि मनी बिल को रिजेक्ट करे या अमेंड करे अपने पावर्स के थ्रू। ऐसी कोई पावर उनके पास नहीं है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट या अमेंड कर सकती हैं। हाँ, उनके पास 14 दिन के लिए मनी बिल आएगा, वो रिकमेंडेशंस देंगे और बस रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का उनके पास राइट नहीं होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। क्या कंट्रोल करते हैं? मेंबर्स जो दोनों हाउस के हैं अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मिनिस्टर्स को और डिपार्टमेंट को, लेकिन लोकसभा जैसे ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी रिस्पॉन्सिबल रहेगी लोकसभा के लिए। राज्यसभा ना कोई इमोशन एक्सप्रेस कर सकता है, ना नो कॉन्फिडेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर सकता है, न एडजॉर्नमेंट मोशन को इंडिकेट कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट की जो पावर्स रहेंगे वो लोकसभा के साथ ज़्यादा झुकी हुई रहती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ लोकसभा को देती है राज्यसभा के कंपैरिजन में। जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, जो हर एक इलेक्टेड मेंबर्स जो रहता है पार्लियामेंट में वो इक्वल फुटिंग, मतलब उस समय लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल पावर दे के स्टैंड किया जाता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सही तरीके से इलेक्ट करो। उस समय लोकसभा के पास ज़्यादा मैटर्स रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ रहते हैं, ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं और ज़्यादा पॉइंट रहते हैं एक प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन जब इम्पीचमेंट का मैटर आता है प्रेसिडेंट के लिए, इंडिया या चीफ जस्टिस के लिए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दोनों हाउसेस की जो पावर्स है एब्सोल्युटली इक्वल कर दी जाती है। जब इम्पीचमेंट का बारी आता है तो उस समय दोनों में से कोई एक हाउस जो रहेगा वो इक्वली जजमेंट के साथ स्टैंड हो सकता है। इम्पीचमेंट में हटाया जाता है प्रेसिडेंट को, उस समय सबको इक्वल पावर देके दी जाती है ताकि वो सही पॉइंट दे पाए। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी प्रोविजन। जब प्रोक्लेमेशन दिया जाएगा नेशनल इमरजेंसी का, लोकसभा उस समय डिसॉल्व कर दी जाती है और राज्यसभा के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि जब इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं तो वो राज्य स्टेट में आते हैं, इसलिए राज्यसभा के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं और लोकसभा को डिसॉल्व करके राज्यसभा के हेल्प के लिए भेज दिए जाते हैं। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया है। तो कोई डाउट में कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।